रीबर्थ ऑफ द अर्बन इमॉर्टल कल्टिवेटर चैप्टर 1 जुलाई 2007। मैं एक लड़का एक बस के अंदर आंख खोलते हुए सोचता है, मैं कहाँ हूँ? क्या यह वह बस नहीं है जिसे मैंने गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के लिए जियोशुई काउंटी से चुझोऊ के लिए लिया था? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं डिवाइन रेट्रिब्यूशन नहीं सह रहा था? मैं वापस आया। मैं चेन फैन बेक्सुआन का इमॉर्टल सॉवरन हूँ, जिसे चेन बेक्सुआन भी कहा जाता है। मैं एपेक्स मार्शल आर्ट्स के इमॉर्टल मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य आर्ट चॉन्किंग के इमॉर्टल्स। मुझे 30 साल की उम्र में धरती से दूर ले जाया गया था और इमॉर्टल कल्टिवेशन के रास्ते पर ले जाया गया था। महान योग्यता के साथ मैं केवल 500 ईयर्स की कल्टिवेशन के बाद रेट्रिब्यूशन एंड्योरिंग स्टेज तक पहुंच गया। इसीलिए मुझे एक पियरलेस जीनियस के रूप में जाना जाता था, जिसकी यूनिवर्स से सक्सेसफुली डिटैच होने और सेलेस्टियल रेल्म में असेंड की सबसे अधिक संभावना थी। मैंने यूनिवर्स के सभी ट्राइब्स के साथ मुकाबला किया और हर युद्ध जीता। इस प्रकार मुझे बेक्सुआन के इमॉर्टल सॉवरन के रूप में सम्मानित किया गया। दुर्भाग्य से मैं डिवाइन रेट्रिब्यूशन के दौरान फेल हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने एक सॉलिड फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत तेजी से कल्टिवेटेड की थी। इसकी वजह से मेरा डाव हाथ सहन नहीं कर पाया और अनगिनत पछतावे को पीछे छोड़ते हुए मैंने पिछले 500 वर्षों से अपनी काउंटलेस के लिए सब कुछ त्याग दिया है। जब मन की विपदा आएगी तो निकल आएगी, जिससे मेरा बचना असंभव हो जाएगा। लेकिन मैं पृथ्वी पर एक टीनेजर के रूप में वापस आ गया हूँ और यह इनर डेमन का ट्रिब्यूलेशन नहीं है। मैं वास्तव में वापस आ गया हूँ। अब मैंने अपनी सारी सुपरनैचुरल पावर, प्राइमोर्डियल स्पिरिट और डाउ हार्ट खो दिया है। मैंने अपने मैजिक ट्रेजर्स और वेपन्स भी खो दिए हैं। मैं अब सिर्फ एक साधारण मॉर्टल हूँ, जिसे एक गोली से आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं, और इस जीवन में मैं दृढ़ता से एवरी स्टेज को उसके बेस्ट तक कल्टिवेटेड करूंगा और एक सर्वोच्च सुप्रीम डाउ फाउंडेशन तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए सिर्फ एक ही चीज है, खून के बदले खून। पछतावा मत छोड़ो। और हम चुझू पहुंच रहे हैं। मुझे इस शहर को छोड़े हुए कितना समय हो गया है। लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है और हैरान होते हो उस कॉल को देखता है, क्योंकि वह कॉल उसकी मॉम की थी। और कॉल उठाते ही उसकी मॉम कहती है, हेलो जियो फैन, आपकी आंटी तांग शायद स्टेशन के बाहर आपका इंतजार कर रही हैं और आपको चुझू में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ फैन रोते हुए सोचता है, जब से वह अपने पिछले जीवन में मरी, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो माँ, झोंकहाई में अपना ख्याल रखें, ठीक है? तुम मुझे कुछ और काम करना है, तो अलविदा। उसी के साथ वह बास भी अपनी गंतव्य स्थल तक पहुंच जाती है और फैन उतर कर हवा को महसूस करते हुए कहता है, मैं वास्तव में वापस आ गया हूँ, और वह भी 17 साल की उम्र में। मैं फिर से मॉर्टल वर्ल्ड से होकर जाने के लिए बाध्य था। तो इस जीवन में मुझे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह भास्कर यात्रियों 2 लड़कियों को देखकर हैरान थे, और उनमें से ही एक है आंटी और दूसरा है आंटी का बेटी। उसी के साथ बेटी कहता है, माँ उसको कॉल करके जल्दी आने के लिए बोलो और यहाँ से चलो क्योंकि गर्मी बहुत है। आंटी कहता है, हे अधीर लड़की, सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। लड़की कहता है, हाँ। उसी के साथ सोचता है, बहुत गर्मी है तो स्टारबक्स जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कार के अंदर बैठ रहा हूँ क्योंकि अंदर कूलर है और मॉम भी हमें सेट करना चाहती हैं। वैसे भी वह एक बम्पकिन है। यह कैसे संभव हो सकता है? मतलब कि दोनों का शादी का पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर फैन आकर कहता है, आंटी टैंग, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा करें। उसके बाद कार घर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन कार के अंदर लड़की सोचता है, चेन फैन, फैन का मतलब है दोस्त, और उसके नाम की तरह ही मैं उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता हूँ, और वह लिए चेन और उसके दोस्त के साथ मैच नहीं है। आंटी कहता है, जियाओ फैन, रेनरान भी सीनियर बनने जा रहे हैं, आपको स्कूल में उसकी देखभाल करनी चाहिए। फैन कहता है, वह अब मेरी बहन जितनी अच्छी है। आंटी टैंग, चिंता न करें, मैं उसकी रक्षा करूंगी। उसी के साथ सोचता है, एक लड़की थी जिससे मैं कभी प्यार करता था। मैंने उससे दुख दिया, फिर धीरे धीरे भूल गया। उसका नाम जियांग चूरन था। लेकिन तभी फैन कहता है, रेनरान, अगर आपको मदद चाहिए तो आप मेरे पास जरूर आइए। रेनरान कहता है, ठीक है, तुम अपनी इस बात को मत। उसी के साथ रेनरान सोचता है, मेरे पिता एक महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी हैं और मेरी माँ $10 मिलियन की एक कंपनी की मालिक हैं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता क्यों होगी? और आंटी कहता है, हम आपका सामान छोड़ने के लिए सबसे पहले आपके अपार्टमेंट जाएंगे और फिर हम दोपहर के भोजन के लिए मेरे घर जाएंगे। उसके बाद अपार्टमेंट पर पहुंचते ही आंटी कहता है, यह झील के किनारे का समुदाय यंग लाइट के पास है। यह बहुत ही सुंदर दृश्यों का दावा करता है और यह आईवी हाई स्कूल के बहुत करीब है, केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर है।
इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और एक बैठने का कमरा है। क्या सजावट इतनी स्वादिष्ट नहीं है? बस वहाँ आराम से रहो और मेहनत से पढ़ाई करो, किराए की चिंता न करें। यह सब देखने के बाद फैन कहता है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद आंटी टैंग। आंटी कहता है, तुम्हारी माँ ने मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगी। उसी के साथ आंटी फैन का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे घर लंच करने चलते हैं। लेकिन यह सब रेनरान देखकर सोचता है, यह तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी माँ की करीब है। उसके बाद लोंगजिंग विला आ जाते हैं जहाँ पर आंटी रहते हैं। उसी के साथ आंटी कहता है, यहाँ हम हैं। चुझोउ में यानगुई झील के अलावा युनवु पर्वत है जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है। हमारी पड़ोस में चुझोउ का सबसे अच्छा मकान नहीं है। युनवु पर्वत की पहाड़ियों पर वास्तविक उच्च ग्रेड शानदार मकान हैं। कहा जाता है कि हर सुबह मकानों के चारों ओर कोहरे और धुंध से घिरे होते हैं, जैसे बादलों और पर्वतों के समुद्र हों। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर काफी अच्छा है। युनवु पर्वत विला भव्य है, लेकिन मैं इसमें निवास करने का असली सपना नहीं देखता। फैन कहता है, अगर आपको यह सचमुच पसंद है, तो मैं भविष्य में पैसे कमाने पर कुछ खरीदूंगा। फिर आप हर सुबह जब भी उठें, बादलों की सागर से नजरें हटाए बिना नजारे का आनंद ले सकते हैं। यह सुनकर आंटी हैरान होते हुए कहता है, बढ़िया, मैं इसकी राह देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ को भी वहाँ ले जाऊंगा और हम अपने आखिरी साल साथ बिताएंगे और हम साथ में शॉपिंग करने और ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जा सकते हैं। लेकिन घर के अंदर जाते ही अंकल कहता है, बहुत ही हास्यास्पद है, मैंने आपको बंद दरवाजे से हंसते हुए सुना। फैन कहता है, हेलो अंकल जियांग। आंटी कहता है, शियाओ फान, एक सीट पर बैठ जाओ, मैं रसोई में खाने को लेने जा रहा हूँ। उसके बाद खाने के टेबल में सभी बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन अंकल सोचता है, मैंने अभी अभी चेन फैन से संक्षिप्त बातचीत की। वह खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ बेवकूफ है। वह सिर्फ एक लूजर है। वह रेनरान के लिए काफी अच्छा नहीं है। फैन कहता है, घर का बना खाना बरसों से नहीं खाया। यह बहुत अच्छा है। कहने की बात ही नहीं है कि इसे खुद आंटी टैंग ने बनाया था। उसी के साथ सोचता है, आंटी टैंग मासूम, शिष्ट, दयालु और सुंदर हैं। वह खाना पकाने में भी उत्कृष्ट हैं। दुर्भाग्य से उसने जियांग शनहाला से पावर सीकर से शादी कर ली। और आंटी कहता है, जियाओ फेन, आप अभी अभी चुझू पहुंचे हैं, रेनरान को अपने आसपास दिखाने दें और आप कुछ खरीद सकते हैं। फैन कहता है, ठीक है। लेकिन घर से बाहर आते ही रेनरान कहता है, मुझे कुछ और करना है, तुम अपने आप जाओ या आप एक टैक्सी ले सकते हैं। आपको मेरी कंपनी की आवश्यकता नहीं है ना? फैन कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। यह सुनकर रेनरान गुस्से में आ जाती है, लेकिन फैन आगे की तरफ जाते हुए सोचता है, मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ, यंगुई झील, यहाँ चारों ओर रिच स्पिरिट एनर्जी है। और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेट करते हुए सोचता है, मुझे जल्दी करने की जरूरत है और एक एस्टैब्लिश फाउंडेशन करना शुरू करना है। कल्टीवेशन के 8 चरण हैं, जिनमें क्यूआई कंडेंसेशन, जियांटियन, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, स्पिरिट सेवरिंग, वर्ड रिटर्निंग, डीईओ फ्यूजन और रेट्रिब्यूशन एंड्योरिंग शामिल हैं। हालांकि ची कंडेंसेशन केवल शुरुआती स्टेज है। इसके 3 छोटे चरण हैं, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफाउंड ओपनिंग और स्पिरिट सी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज कल्टिवेटर्स का सबसे पहला स्टेज है, जिसके बाद किसान सैकड़ों पाउंड उठा सकते हैं, घोड़े की तरह तेज दौड़ सकते हैं, उनके शरीर की सीमाओं के माध्यम से तोड़ो, अंदर सच्चे सार को संघनित करो, ड्रॉ टैलिस्मन्स और कुछ जादू करने में सक्षम हो जाओ। तो मुझे अपनी नींव स्थापित करने के लिए किस तरह का उपयोग करना चाहिए? मैंने पिछले 500 वर्षों में असंख्य सीक्रेट आर्ट्स का संग्रह किया। मेरे रिग्रेट्स के अलावा डिवाइन रेट्रिब्यूशन के दौरान मेरे फेल का एक और प्रमुख कारण यह था कि मेरी फाउंडेशन पर्याप्त रूप से स्टेबल नहीं थी। हालांकि फाउंडेशन की एस्टैब्लिशमेंट का स्टेज कल्टीवेटर के लिए सबसे पहला स्टेज है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, फिर भी केवल एक मजबूत फाउंडेशन के साथ एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद एक बुक जिसका नाम डाउ का ग्रेट तरीका, वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट्स, तो फिर मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा। इस नस का कुंग फू समावेशी और समावेशी होने पर ध्यान देता है। मैं पृथ्वी जैसी जगह पर अभ्यास करता हूँ जहाँ आभा सूखने वाली है। इसे कल्टीवेट में सहायता के लिए विभिन्न औषधीय सामग्रियों, खजाने और यहाँ तक कि बुरी आत्माओं पर भी निर्भर रहना चाहिए। उसके बाद कल्टीवेट करते हुए एक दिन गुजर जाते हैं और एनर्जी आसमान की तरफ चली जाती है। उसी के साथ कहता है, वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट वास्तव में दुनिया में नींव स्थापना का नंबर 1 तरीका है। जब मैं पहली बार इसकी कल्टीवेट करता हूँ, तो मैं सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के इनिशियल स्टेज में प्रवेश करता हूँ। मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की। सौभाग्य से यह स्थान रास्ते से बाहर है और डिस्टर्बेंस से फ्री है, इसीलिए एक पैर में पंच मार कर कहता है, यह शक्ति पूरी तरह से फिजिकल है, ऑसम है। लेकिन तभी उसको भूख लगते ही कहता है,
मुझे भूख लगी है। मुझे याद रखना है कि मैं अभी भी एक मॉडल हूँ और खाने की जरूरत है। इसीलिए उस जगह से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी फैन के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से बुरा फैन को घुसने लगती है। यह देखकर फैन कहता है, आप क्या चाहते हैं?